सनस्क्रीन की अगर बात करें तो मेरे को एक बार किसी ने कहा था कि अगर एक ट्रू एंटी एजिंग क्रीम है तो वो सनस्क्रीन है। बस वेरी True. वेरी ट्रू, दैट्स माय डायलॉग. अच्छा आपके हाँ, बट बेसिकली एवरी डर्मैट बिलीव्स दैट सनस्क्रीन इज सो अगर आपने एक ही क्रीम को चूज करना है तो आजकल आपको सनस्क्रीन के साथ मॉइस्चराइजर, उसमें मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स ऐसे सनस्क्रीन्स भी मिलते हैं, तो आप वो यूज कर लीजिए. कोई अच्छे सनस्क्रीन के नाम बताइए. बहुत सारे हैं मार्केट में. यूवी डू, सेबामेड, ला शील्ड, सनक्रॉस, ये बहुत बेसिक एंड अफोर्डेबल सनस्क्रीन्स हैं. यूमेडिक्स का एक्लिप्स, इस तरह के वेरी अफोर्डेबल सनस्क्रीन्स. फिर आप थोड़े हाई एंड पे जाओगे तो फिर आपको इज़डिन फोटो प्रोटेक्टर है, अकोजमा है. मेरा फेवरेट तो इज़डिन ही है, बट देयर इज ऑल्सो यूसरिन विच इज़ वेरी नाइस. अगर आपको पिगमेंटेड हो, स्किन में पिगमेंटेशन हो, दाग हो काले, तो एक अच्छा सा टिंटेड सनस्क्रीन जो आजकल मार्केट में जस्ट आया है, यूसरिन. आई हैव नो पेड इंटेंशंस, बट इट्स अ गुड ब्रांड. तो वो बहुत अच्छा है. पिगमेंट हो ना अगर आपको, तो टिंटेड सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करिए. और अगर आपका, जैसे आप लैपटॉप का आपका यूज़ काफ़ी होता होगा या इस तरह के लाइट्स, तो आप भी टिंटेड सनस्क्रीन यूज़ करिए. क्यों? क्योंकि इसमें होता है आयन ऑक्साइड, जो आपको प्रोटेक्शन देती है ब्लू लाइट से. और आपको ब्लू लाइट लगाते हैं, दैट इज जिंक. वो है UVA, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फिजिकल बैरियर. वो आउटडोर्स के लिए. तो अगर आउटडोर्स है तो वो भी होना चाहिए आपके सनस्क्रीन में जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड. इंडोर्स हो तो हल्का सा फाउंडेशन टाइप लगता है टिंटेड, बट दैट्स ओके. ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बहुत सारी चीजें करते हैं अपने स्किन केयर के लिए, फिर भी उतना अफेक्ट नहीं दिखता है, और कुछ लोग कुछ भी नहीं करते फिर भी उनको लगता है कि लोगों को लगता है यार उनके भी स्किन बहुत ग्लोइंग होती है, बहुत अच्छी हेल्दी होती है. ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि लिविंग कंडीशन तो सेम है सिटी में. जी, एक तो होता है 20% जो आपका स्किन है वो आपके जीन्स पे डिपेंड करता है. 20%, ठीक है. अनदर से 30% डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल, 30 to 40%. तो वो लोग जिनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो, मतलब वो अच्छा खा रहे हों, अवॉइडिंग स्मोकिंग, अल्कोहल, शुगर इन एवरी फॉर्म, जैगरी, हनी, डेट्स, केन शुगर, एवरीथिंग, स्लीपिंग ऑन टाइम, एक्सरसाइजिंग, तो ये अगर आप कर लो और उसके साथ आपके जीन्स भी हों अच्छे, ज़रूरी नहीं अगर जीन्स अच्छे भी नहीं बट आपने इतना कर लिया तो भी आपका स्किन जो है 60% तो अच्छा हो ही गया. बिटवीन 40 to 60%. फिर बचता है आपका 40%. और अगर आप उस कैटेगरी में हो जहाँ आपका स्किन ऑयली है या जेनेटिकली फैमिली में है कि एक्जिमाज हैं या बहुत पिंपल्स हैं या हाइपर पिगमेंटेशन है, तो आप कुछ भी करो वो भी साथ में एक रोल प्ले कर जाता है. एंड देन कम्स एक्सपोजर टू पोल्यूशन एंड स्ट्रेस. तो ये आपका क्या है, मतलब कितना, हाउ मच ऑफ आउटडोर एक्टिविटी, पोल्यूशन, हाउ मच ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि इनका डायरेक्ट नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है स्किन पे. तो हम रहते तो सेम सिटी में हैं बट ये सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं. ओके, हेयर केयर की अगर बात करें तो बेसिक हेयर केयर एक इंसान को क्या करना चाहिए? क्या ऑयलिंग अच्छा है, कि ऑयलिंग एक मिथ है, और क्या बेसिक बताइए एकदम के हेयर केयर के लिए कि ये तो करना ही चाहिए. सबसे पहले हेयर मतलब केराटिन एंड प्रोटीन, राइट. तो सबसे पहले आपका डाइट सही होना चाहिए. आपके डाइट में अच्छा, एंड इट्स नॉट जस्ट बायोटिन. लोगों को लगता है कि अरे बायोटिन खा लिया मेरे बाल अच्छे हो जाएंगे. नहीं, इट्स विटामिन A, B, C, D, E. इट्स आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, सेलेनियम, जिंक एंड प्रोटीन, है ना. सो ऑल ऑफ दिस इन योर डाइट. सबसे पहला रूल फॉर गुड हेयर इज अ गुड डाइट. फिर आता है क्लेanलीनेस. जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा कि इफ योर स्कैल्प इज ऑयली देन मे बी 2-3 times in a week you should shampoo, and if it is dry then at least 1 or 2 times. तो ये cleanliness is very important. आपके जो हेयर ब्रशेस होते हैं, आपकी जो कंघी होती है, वो आपने रोज, हर रोज, और ये लोग करते नहीं. ओके, सो आफ्टर यू कोम जस्ट पुट इट, उसको डिप कर दीजिए गर्म पानी में, और कुछ करने की जरूरत नहीं है. या मग ऑफ वाटर, उसमें डिप करके रख दिया, 10-15 मिनट, वापस आ गया, निकाल दिया, सुखा दिया. अब हेयर ब्रशेस और हेयर कोम्स को बाथरूम में मत रखिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत
डैम्पनेस होता है, मॉइस्चर होता है, तो हो सकता है कोई जर्म्स, कोई विच आर नॉट विजिबल, फंगल इन्फेक्शन, फंगस वगैरह आ जाए, और फिर वो आप जब कंघी करते हो तो आपको भी बॉयल्स हो जाएं या फंगल इन्फेक्शंस हो जाएं. तो मेंटेनिंग दैट हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. द राइट काइंड ऑफ शैम्पू, एंड अगर आपने हेयर कलर किया हो तो राइट काइंड ऑफ कंडीशनर ऑल्सो. ओके. है ना. तो कुछ कंडीशनर्स होते हैं जिनमें प्रोटीन होता है, तो अगर आपका हेयर बहुत फ्रिजी हो तो वो वैसे वाले कंडीशनर्स. कुछ कंडीशनर्स होते हैं जिसमें ऑयल कलर प्रोटेक्टेंट इंग्रेडिएंट्स होती हैं, तो वो यूज़ करिए. एवोकाडो होता है, डाइमेथिकॉन वगैरह होती है. अगर आपका स्कैल्प बहुत सेंसिटिव है तो आप जाहिर है, हो सकता है आपको सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो, सोराइसिस हो, सम इन्फेक्शन, तो एक बार चेक कराकर उस हिसाब से आप अपना शैम्पू बदलिए. एंड आजकल तो हेयर मास्क एंड हेयर सीरम्स ये सब भी आ गई हैं, वो सब आप यूज़ कर सकते हो. जितना आप हीट से दूर रहो उतना आपके स्कैल्प और हेयर के लिए अच्छा है. विच मीन्स आयनिंग, ब्लो ड्राइंग, यूजिंग टोंग्स, कर्लिंग, जितना आप अवॉइड कर सको उतना आपके हेयर शाफ्ट के लिए अच्छा है. वरना यहाँ पर इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होती हैं जो हीट से टूट जाते हैं, तो फिर बाल आपके वीक हो जाएंगे और आपका हेयर ब्रिटल हो जाता है, फ्रिजी हो जाता है. और जिनको अगर करना पड़ता है रोज, तो फिर आपके अच्छे हेयर हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रेज एंड लोशंस मिलती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो. और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है ऑयल. है ना. तो बचपन से ऑयल तो हम लगाते ही आ रहे हैं. मुझे ऑयलिंग बहुत पसंद है खुद. वंस इन अ वीक तो मैं चंपी करवा ही लेती हूँ. ठीक है. लेकिन ऑयल इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज योर हेयर और कॉज हेयर रीग्रोथ. ऑयल से बाल नहीं बढ़ते, ऑयल से नए बाल नहीं आते. कुछ स्टडीज़ हैं जो रोजमेरी ऑयल से रिलेटेड हैं कि रोजमेरी ऑयल अगर आप रेगुलरली लगाओ तो थोड़ा सा हेयर ग्रोथ होता है. प्रूवन नहीं है अभी तक. कुछ बहुत ही कम स्टडीज़ हैं स्टडीज़ हैं. सो प्रूवन आप कह सकते हो प्रूवन, बट मे बी 20%. देयर इज नो हार्म इन यूजिंग इट, सो यू कैन यूज इट. Having said that, what about the regular almond oils and coconut oils? They are very good conditioners. कंडीशनर्स, Yes. आलमंड ऑयल और कोकोनट ऑयल Oil अच्छे are good कंडीशनर्स. conditioners. तो बालों को ऐसे मुंबई जैसे या कहीं पे आजकल तो फुल एवरी द एंटायर कंट्री वेर एवर यू गो इज वेरी पोल्यूटेड. है ना. फिर उससे आपको एक कंडीशनिंग की ज़रूरत होती है. आप ठंड में ज़्यादा रहोगे तो आपके हेयर फ्रिजी हो सकते हैं. आप गर्मी में रहोगे तो भी हो सकते हैं. आप रूम हीटर्स लगाओ तो भी हो सकते हैं. आप एयर कंडीशनिंग करो तो भी हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि मॉइस्चर निकल जाता है हेयर से, तो इसलिए एक कंडीशनर की ज़रूरत होती है. तो अगर आप यू वांट टू अप्लाई ऑयल, अगर आपको डैंड्रफ और फंगस वगैरह हो तो ऑयल स्कैल्प पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो फिर फूड होता है फंगस के लिए. और लोग क्या करते हैं, उल्टा सोचते हैं अरे बहुत ड्राई हो गया स्कैल्प, चलिए ऑयल लगा लें, पर उससे वो कंडीशन और खराब हो जाएगा. इज इट? यस. सो यू शुड नॉट यूज ऑयल. बट अगर आपको बालों को मतलब यू वांट इट टू बी नाइसली कंडीशन्ड, तो आप 1 इंच छोड़ करके अच्छे से बालों को ऑयल लगा सकते हैं. एनी ऑयल. So I am not against oils, but the way you use oil is important. Now I personally said मैं चंपी तो करा लेती हूँ, मैं स्कैल्प पे भी लगवाती हूँ. चंपी मीन्स स्कैल्प. Right. अच्छा लगता है. इट्स अ नाइस मसाज. थोड़ा सा सर्कुलेशन भी इम्प्रूव हो जाता है टेम्परेरीली. बट बालों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है उस चंपी में भी. एंड बट इफ़ आई हैड डैंड्रफ, अगर मुझे डैंड्रफ होता या मुझे कोई फंगल इन्फेक्शन होता तो मैं बिल्कुल ऑयल स्कैल्प पे नहीं लगाती. क्योंकि अक्सर लोग उल्टा करते हैं. जी बिल्कुल. और बहुत सारे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो भी कहते हैं कि अगर डैंड्रफ हो रहा है तो ऑयलिंग करो स्कैल्प पे, तो उसमें मॉइस्चर जाएगा, कुछ होगा. तो आप बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो फंगस जिसकी मैं बात कर रही थी, मैलिसीजिया फर्फा एंड अ बंच ऑफ अदर ईस्ट्स एंड ऑल, आप उनको एक्चुअली खाना खिला रहे हो. तो टेम्परेरीली आपका वो ड्राई स्केल, जो डेड स्किन जो इकट्ठा हुआ है, वो तो निकल जाएगा, बट उनको उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाना मिल रहा है. तो वे वापस देयर इज अ बिल्ड अप अगेन एंड अगेन एंड अगेन.